Hello students, welcome to class 11th and today we are starting the second topic of consumer equilibrium and ordinal approach. This is class economics 11th commerce and the topic is consumer equilibrium. In this topic we have two approaches are there. Cardinal approach. Consumer equilibrium are having two approaches. First is cardinal approach, second is ordinal approach. We have discussed cardinal approach in the last videos, so you can study about this from the last videos. Now today we are starting the ordinal approach. What is ordinal approach and how it is developed? So let's see. ऑर्डिनल अप्रोच जब स्टार्ट हुआ था, ऑर्डिनल अप्रोच फर्स्टली स्टार्ट किया था एजवर्थ ने इसे 1881 में इस कंसेप्ट को दिया ऑर्डिनल अप्रोच को. ऑर्डिनल अप्रोच आप जानते होंगे. ऑर्डिनल अप्रोच में हम जब स्टडी करेंगे तो हम स्टडी करेंगे इनडिफरेंस कर्व के बारे में. इनडिफरेंस कर्व के बारे में ऑर्डिनल अप्रोच में हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में स्टडी करेंगे. और ये इंडिफरेंस कर्व का जो मैटर है, ये इंडिफरेंस कर्व का जो कंसेप्ट है, ये ओरिजिनली जो दिया था 1881 में दिया था एजवर्थ ने. लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई और उन प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके, यानी उसके अंदर थोड़े इम्प्रूवमेंट करके पैरेटो ने 1906 में इसको इम्प्रूव करके इंडिफरेंस कर्व का जो प्रिंसिपल था, इसका जो कंसेप्ट था, उसको इम्प्रूव करके रखा. नेटर इसको थोड़ा सा और डेवलप किया हिक्स एंड एलन दोनों ने किया इसको. लास्ट में इसको जब डेवलप किया हिक्स एंड एलन ने, इसने तो 1934 में कर दिया था और इसने 1939 में किया. यानी इसका जो ओरिजिनलिटी जो इंडिफरेंस कर्व की थी वो दी एजवर्थ ने. एजवर्थ को इम्प्रूव किया पैरेटो ने 1906 में, और उसके बाद हिक्स और एलन ने इसे कम्प्लीटली इम्प्रूव करके 1939 में इंडिफरेंस कर्व का जो मैटर है, इसको आगे तक लाने के लिए बिल्कुल रेडी कर दिया, इसको समझने के लिए बिल्कुल रेडी कर दिया. अब ये फुली जब डेवलप हुआ 1939 में, तो उसमें क्या देखा गया कि ये जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इसके अंदर ऑर्डिनल अप्रोच चलती है. ऑर्डिनल क्या होता है? ऑर्डिनल नंबर्स आपने पढ़े होंगे, आपने ऐसे पढ़ा है, क्लासेस में पढ़ा होगा आपने. ऑर्डिनल, राइट द ऑर्डिनल नंबर्स 1 to 10. तो हम ऐसे लिखते हैं ऑर्डिनल नंबर्स को, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप से हम ऑर्डिनल नंबर्स को लिखते हैं. तो ऑर्डिनल नंबर्स का मतलब होता है किसी भी, जब भी हम एनी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स का यूज़ कर रहे हैं, जब भी हम किन्हीं टू गुड्स का यूज़ कर रहे हैं इन द कॉम्बिनेशन, तो हम हर कॉम्बिनेशन को, जितने भी आप कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए कोई से भी कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जो भी हैं, तो इन कॉम्बिनेशंस में आप प्रायोरिटीज किसको देंगे. यानी यहाँ पर आप ये नहीं बता सकते आपको किस कंपटीशन से कितना मिल रहा है, हाउ मच, कितना मिल रहा है आप ये नहीं बता सकते, लेकिन किससे ज़्यादा मिल रहा है और किससे कम मिल रहा है आप ये यहाँ पर बता सकते हो. यानी कि ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब ही यही है कि आप प्रायोरिटीज डिसाइड कर सकते हो. यहाँ पर प्रायोरिटीज आप डिसाइड कर सकते हो कि कॉम्बिनेशन फर्स्ट से आपको ठीक मिल रहा है, इसको आपने क्या दे दिए, आप रैंकिंग दे सकते हो कि ये वाला कॉम्बिनेशन फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, ये फोर्थ पे, ये फिफ्थ पे. आप इसमें सिर्फ क्या दे सकते हैं, रैंकिंग दे सकते हैं. ये नहीं कि इससे तो मुझे 50 मिल रही है, इससे मुझे 70 मिल रही है, ऐसा आप नहीं कर सकते. ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब ही ये है कि ऑर्डिनल अप्रोच में कोई भी जो कंज्यूमर है
वो अपने कॉम्बिनेशंस को सिर्फ क्या दे सकता है, ओनली रैंक दे सकता है, रैंक ही ओनली वो दे सकता है। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी का जो मीन्स है वो है कंज्यूमर कैन रैंक द प्रेफरेंस वेदर वन कमोडिटी इज प्रेफर्ड और द अदर कमोडिटी इज प्रेफर्ड। मे बी वो एक सिंगल कमोडिटी हो सकती है या फिर कमोडिटीज का एक ग्रुप हो सकता है। तो कोई भी कंज्यूमर जो है वो कौन सी कमोडिटी को पसंद करेगा, कौन सी कमोडिटी को वो सबसे ज़्यादा लाइक करता है, वो उसको प्रेफरेंस दे सकता है, यानी कि उसे क्या दे सकता है, प्रेफरेंस, या फिर उसको रैंक्स वो प्रोवाइड कर सकता है। अगर वो कमोडिटी ऑफ गुड्स 2 कमोडिटी हैं तो कॉम्बिनेशंस को वो रैंक देगा। तो इस तरीके से ये क्या हो गया हमारा कि क्या है ऑर्डिनल अप्रोच, व्हेन अ कंज्यूमर कैन रैंक द प्रेफरेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स और द सिंगल कमोडिटी, इट इज कॉल्ड द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या फिर ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, मान लीजिए 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन है, 2 गुड्स हैं मान लीजिए, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन उसे हम कहते हैं एक बंडल। वी कैन कॉल combination of 2 goods as a bundle, means you are if you like you bundle first, bundle second, bundle third, on which rank would you like all of the bundles, सारे bundles को आप किस किस रैंक पर आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स को हम क्या कहते हैं, बंडल। अब बजट सेट्स किसे कहते हैं, बंडल हो गया हमारा। ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है, कैसे ये डेवलप हुई, द कलेक्शन ऑफ ऑल बंडल्स, सारे बंडल्स का जो कलेक्शन होता है, यानी अलग अलग हमने रैंक दे दिए, अलग अलग बंडल्स के जो सेट हैं उनका जो क्या होगा, एक सेट बना लिया जाएगा। अलग अलग बंडल्स का जो सेट होगा उसे हम नाम देते हैं बजट सेट। मीन्स डिफरेंट बंडल्स को, अलग अलग बंडल्स का एक सेट बना लिया हमने, उस सेट को कौन परचेज कर रहा है, कंज्यूमर अपनी इनकम से। विद हिज इनकम, अपनी इनकम से परचेज कर रहा है एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट द गिवन प्राइसेस। तो उसे हम क्या कहेंगे, बजट सेट। ऐसे बंडल्स को हम क्या कहते हैं, बजट सेट कहते हैं। बजट सेट क्यों कहते हैं इसे, बिकॉज ये जो बंडल्स परचेज किए जाते हैं, ये जो बंडल्स कंज्यूमर परचेज कर रहा है, ये बंडल्स सभी, इन सभी बंडल्स को वो बजट बनाकर ही तो सेट करेगा। तो इसीलिए इसे हम क्या कर सकते हैं, बजट सेट, क्योंकि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स में उसे क्या करना पड़ेगा, अपने बजट को सेट करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से अपना बजट सेट करें कि जिससे हम सारे कॉम्बिनेशंस को परचेज कर पाएँ। तो ये हो गया हमारा बजट सेट। Now the assumptions of indifference curve analysis. Now we will talk about the assumptions of indifference curve analysis. Assumptions of indifference curve analysis. Indifference curve analysis जो है ये कब अप्लाई होता है, जब इसकी ये जो कुछ assumptions हैं ये अप्लाई होंगी तो ही ये indifference curve analysis जो है वो अप्लाई होगा। So first assumption जो है that is rational behavior. Rational behavior. What is the meaning of rational behavior?
Rational behavior means that a consumer is having the behavior of getting maximum satisfaction. कंज्यूमर जो है वो हैविंग द बिहेवियर, उसका बिहेवियर होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के जैसा कंज्यूमर का क्या होता है, बिहेवियर होता है। तो जब कंज्यूमर का बिहेवियर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाला होगा तभी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या होगा, अप्लाई होगा। अब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का बिहेवियर क्या होता है, देखिए कोई भी जो कंज्यूमर है, वी कैन एग्जाम्पल ऑफ अस ओनली, हमारा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि व्हेन वी बाय सम गुड्स, कभी जो भी हम गुड्स और सर्विसेज जब भी हम परचेज करते हैं तो हम ये चाहते हैं, हमारा ये मोटिव होता है कि वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चले और हमें उसकी जो कॉस्ट है वो कम से कम देनी पड़े, यानी कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो तो कम से कम हो और उसी एक्सपेंडिचर में हमारा जो कह सकते हैं हम उसका यूज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना, इसे ही कहते हैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मान लीजिए 200 रुपीज़ हैं, 200 रुपीज़ का आपने कोई ड्रेस या टी शर्ट आपने कोई परचेज़ किया, उस टी शर्ट को आपने मान लीजिए वन डे ही पहना, तो क्या आपको उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा? नहीं, वहाँ पर जो कंज्यूमर है वो फुली सेटिस्फाइड नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा, यानी कि कम से कम 6 मंथ्स आपने उसको पहन लिया, तो क्या होगा, बिल्कुल आपको उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। वाई? बिकॉज आप उस गुड का फुली यूज़ कर चुके हैं, फुली आप उस गुड का यूज़ कर चुके हैं। जितना आपने उसके अंदर क्या किया है, जितना आपने उसके लिए मनी पे किया है उससे ज़्यादा आप उसको यूज़ कर चुके हैं। यानी कि हमेशा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किसी भी कंज्यूमर को तभी मिलता है जब वो जितना पे कर रहा है उससे ज़्यादा वो क्या कर दे, उससे जितना वो पे कर रहा है उससे ज़्यादा वो उसमें से यूज़ कर ले। ये होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और इस बिहेवियर को, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के बिहेवियर को ही हम क्या कहते हैं, रेशनल बिहेवियर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब क्या है कि मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब है कि यहाँ पर जो यूटिलिटी की जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी जो है वो कैसी होनी चाहिए, ऑर्डिनल होनी चाहिए। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कैसी होनी चाहिए, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब रैंक वाइज, मीन्स जब भी आप किसी भी गुड से ये पता लगाएं कि इससे कितनी यूटिलिटी मिल रही है तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको किससे ज़्यादा मिल रही है, विच गिव मोर, तो आप उसमें प्रायोरिटीज बता सकते हैं, यानी किससे ज़्यादा और किससे कम मिल रही है, यानी वही रैंक आप दे सकते हैं। तो ये क्या है, ऑर्डिनल अप्रोच है, ऑर्डिनल अप्रोच होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज, या नेक्स्ट जो अजम्पशन है दैट इज ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस। थर्ड assumption is transitivity of choice। ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस का मीनिंग है कि when you like one good, when you like first good rather than the second good and second good rather than the third good, then you like first good rather than the third good। यानी कि देख लीजिए, मान लीजिए आप प्रायोरिटी देते हैं, कोई ए गुड है उसको आप प्रायोरिटी देते हैं बी से ज़्यादा, और मान लीजिए कोई बी गुड है उसको आप प्रायोरिटी देते हैं सी से ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली
क्या हो जाएगा, ए गुड को हमेशा सी से ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। यही तो है ट्रांजिटिविटी, यानी ए को हमेशा सी से ज़्यादा क्या मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी। अगर मान लीजिए ए और बी इन दोनों को इक्वल प्रायोरिटी मिल रही है और बी और सी इन दोनों को इक्वल प्रायोरिटी मिल रही है, तो ए और सी को भी इक्वल प्रायोरिटी ही मिलेगी। ए और सी को भी क्या मिलेगी, इक्वल प्रायोरिटी ही मिलेगी। ये होती है ट्रांजिटिविटी। ऐसा नहीं कि ए और बी को इक्वल मिल रही है, बी सी को इक्वल मिल रही है तो ए को सी से ज़्यादा मिलेगी या सी को ए से ज़्यादा मिलेगी, नहीं, क्योंकि इनका भी तो रिलेशन है ना, ये भी तो रिलेशन क्या हो रहा है, इक्वल इसको प्रूव कर रहा है। तो इस तरीके से ये होती है ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस, इसे कहते हैं हम ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस। ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट जो assumption है दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। We have discussed about the marginal utility in the last chapter. Diminishing कोई भी कंज्यूमर, व्हेन अ कंज्यूमर यूज्ड द गुड्स, जब भी कोई कंज्यूमर गुड्स को यूज़ करता है तो उसकी हर यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है, उस गुड्स की हर यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है, उससे मिलने वाली यूटिलिटी कंटिन्यूसली क्या होती जाएगी, डिक्लाइन होती जाएगी। डिक्लाइन 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 होती जाएगी। कैसे हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हम चपाती को कंज्यूम कर रहे हैं, तो फर्स्ट चपाती हमने ली तो हमें उससे मिली 40 यूटिल्स की। ये मैं मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रही हूँ डायरेक्टली। नेक्स्ट ये यूनिट्स की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट चपाती हमने ली तो उससे हमें मिली, पहले हम वो कर लेते हैं क्या, टोटल यूटिलिटी। फर्स्ट हमने चपाती ली तो उससे हमें मिली 10, सेकंड जब हमने ली तो उससे हमें मिली 20, थर्ड जब हमने ली तो उससे यहाँ तो जस्ट डबल हो रही है तो उससे हमें मिली कितनी, 30। फिर यहाँ हमने ली तो उससे हमें मिली -20, सॉरी 20। फिफ्थ हमने ली तो हमें मिली कितनी, 10। अब मार्जिनल यूटिलिटी देखें इसकी, 10 यहाँ हो गई, फिर 10, फिर यहाँ पर 25 आ जाएगा, फिर -5 और फिर -10। तो मार्जिनल यूटिलिटी देखिए, क्योंकि जब भी जैसे जैसे हम किसी भी गुड को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी यूनिट्स यूज़ करते जाते हैं, हमारा जो मन है उसके लिए हम मतलब उससे सेटिस्फाइड होने लगते हैं। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम उससे सेटिस्फाइड फुली हो चुके होते हैं और हमें क्या मिलने लग जाते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स मिलने लग जाते हैं। ये 25 अगर यहाँ पे 2 टाइम आ जाएगा, 4 5 6, तो ये 25 यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। मान लीजिए फर्स्ट से मिल रही है हमें 10, फिर सेकंड से 20, थर्ड से 25, फोर्थ से भी 25, यानी यहाँ पर यूनिट 4 पर कंज्यूमर फुली सेटिस्फाइड हो चुका है। यानी जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या आ रही हो, 0, इट मीन्स द कंज्यूमर इज फुली सेटिस्फाइड नाउ। उसके बाद भी अगर आप चपाती यूज़ कर रहे हैं देन यू विल गेट नेगेटिव इफेक्ट्स, आपको नेगेटिव इफेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होने लगी, यानी नेगेटिव हो गई। ये देखिए, तो मार्जिनल यूटिलिटी का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये हमारा स्केल है, यहाँ पर हम मार्जिनल यूटिलिटी लेंगे, यहाँ पर हम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स लेंगे, क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स लेंगे। ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्टिंग से ये डिक्रीज हो रही है, एक जगह पर आकर 0 हो गई और फिर उसके बाद नेगेटिव हो गई, यहाँ पर आकर क्या हो गई, 0, ये MU है। ठीक है, तो ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है, ये एनालिसिस तभी अप्लाई होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड जो है वो कैसी होगी, डिमिनिशिंग होगी, मीन्स अकॉर्डिंग टू यूनिट्स डिक्रीज होती हुई होगी। सो दिस इज द assumptions ऑफ इंडिफरेंस कर्व, and in the next topic we will study about the indifference curve
its characteristics and the equilibrium of consumer equilibrium by the indifference curve. सो इसको ध्यान से रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए एंड डायग्राम्स बना के देख लीजिए टेबल्स के अकॉर्डिंग, ध्यान से रीड करिए. So thank you, have a nice day.